हेलो दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं। और आज इस बुक समरी से आप ये सीख जाओगे कि गरीब लोग गरीब ही क्यों होते जा रहे हैं और अमीर अमीर ही क्यों होते जा रहे हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। और फालतू इधर उधर घूमने से अच्छा है कि पैसे से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। अच्छा, आप ही लोग बताइए, हम कॉलेज में, स्कूल में डिग्री की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन क्या पैसे से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ा है, कोई वीडियो देखा है? तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलिए। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं। अपने घर को एसेट समझना ही वो वजह है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं अब वे बड़ा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब ज़रा खुद से ये सवाल कीजिए कि आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट है ही नहीं, यानी फाइनेंशियल एजुकेट है ही नहीं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले अपने लायबिलिटीज ही खरीदी है, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो एक गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों न हो। अब भले ही वो कार कुछ काम की न हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 खर्चे हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगा। तो सलूशन ये होगा कि अपने एसेट से मिलने वाला पैसा बढ़ा दे। जब वो $6000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात तो अमीर नहीं हो जाओगे, मगर इस तरह आप वेल्दी होने लगोगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हो तो आपके एसेट्स सारा खर्चा कवर कर लेंगे। आप वेल्दी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ गुजारने की बात की तो वे उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे क्रोक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वे हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ कर किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो ज़मीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मोर्टेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों को कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फ़र्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं
उससे आप अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है जिसे वे एसेट्स मानने की गलती कर रहे थे, दरअसल कभी एसेट्स था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथ से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम एसेट्स कॉलम पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही तो एकमात्र तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम से मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि मेरी नज़र में वो एसेट्स नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। जितना हो सके खर्चे में कटौती करें और लायबिलिटीज घटाइए। अब किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। ऐसा बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि वहाँ आप ज़्यादा वक्त देंगे तो बिजनेस नहीं नौकरी होगी। रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, स्टॉक और बॉन्ड खरीदें। जब एसेट्स खरीदे तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर इसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट्स कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार जाने न दे। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए, जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फ़र्क है। जहाँ मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वही अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब अगले चैप्टर में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहे। अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट करा लिया था। इनका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश ठुकरा दी। उन्हें ये दाम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे थे। एक चीज़ जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी वो थी कि सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल था जो हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे भी बढ़ते हैं जो बोल्ड होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहेंगे। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्ज़ाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट था वही आज लायबिलिटी बन चुका है।
तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया है जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रेट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीज़ें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोट जीती। वो औरत बहुत खुश हुई, मगर जब उसे पता चला बोट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन चुकी है। उसे अब पता चल गया कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके बदले उसे पैसे वापस मिल गए और वो चली गई। मगर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़ पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ ना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अक्सर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम से बहुत खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है कि उनकी पुरानी सोच जो आगे नहीं बढ़ने देती और फिर वे बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह जिंदगी में सही मौक़ों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को सही मौका मिलता भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सलूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की वो ये है कि उन्हें पता है पैसा असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ है इसकी सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बड़ा करने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। 1990 के दशक यानी कि 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक तो सही था, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की आर्थिक तंगी झेल रहे थे, जो ऐसे में इन्वेस्टर को ये एक बहुत बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पौने दामों में बेच रहे थे वो कई इन्वेस्टर ने हाथों हाथ खरीद ली। तो रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटार्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया। $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रॉमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेस्ट किए वो उनके कॉलम ऑफ एसेट में क्रिएट हो गए, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये पैसे अपने इनकम कॉलम में ऐड कर लिए।
कुछ सालों बाद उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीज़ें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों बाद ही जो घर $60 में बिका था, अब वो $1,10,000 का हो चुका था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट्स लगाना पड़ता और अपना वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौके की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 50% इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट्स यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती रहेगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खास तौर पर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हैं तो, क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उन मौक़ों को लपकने की। अमूमन हम दो तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की ज़रूरत है। पहला, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी के न ढूंढ सके। याद रहे, आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी न देख पाएं। दूसरा, पैसा बड़ा कीजिए। जब पैसे की ज़रूरत पड़े, मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बड़ा कर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए वे इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को चुनते हैं। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज़्यादा है, मगर इसके रिवार्ड शानदार हैं। ज़िंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख कर ही आप अमीर बन पाएंगे। अब अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट ने उसके आर्टिकल पहले ही पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उनसे पूछा, तो ऐसा क्या चीज़ है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये काम छोटा लगता है। वो ये बात भूल गई कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। अब इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार रहेगा। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फ़र्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था, वो ये था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उसके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवार्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज़ के महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं उसके बाद ही किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं,
जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और। मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवार्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते थे। जब रॉबर्ट ने मेरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते थे कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है, रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरॉक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वे इतने शर्मीले थे कि किसी को भी कुछ बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरॉक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाए, और ज़्यादातर वर्कर्स भी जी फाड़ कर मेहनत इसीलिए करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाए। इसीलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से ही होने वाले फ़ायदे से मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंधकर रह जाएंगे। तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेसन। बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।